बांसवाड़ा में एजुकेशन को लेकर के नई चेतना जागृत हुई है, क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट होंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर नंदन भट्ट। मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी अच्छा था, तो कितना मुश्किल रहा सर्वाइव करना? ज़रूरतें पूरी हो जाती थी या कुछ दिक्कतें आई थे, बहुत मुश्किलों में भी था। 11वीं 12वीं में सर मैं अपने ट्यूशन नहीं ले पाता था। अच्छा। उस समय 500 रुपए पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं फॉलो करते और आप फॉलो करते हो अपने जुनून। दिल्ली गेट यानी लाल किले से लेकर दिल्ली गेट तक। तो आपने सोचा था कि कभी मैं कोई कंपनी शुरू करूंगा या इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि खुद से लगा कि मैंने ज़्यादा समय इंजीनियरिंग में नहीं दिया, और इसी प्रकार से जब हम आकाश में इतनी लंबी जर्नी हुई तो उसके बाद लगा कि नहीं, आई क्वायर जस्ट बांसवाड़ा से सरौरी से हुआ इसका। अच्छा, तो मेनली बच्चों को ये देखना है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, कि टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ने वाले बच्चों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा को लेकर माँ बाप अक्सर चिंतित रहते हैं, खास करके उनके करियर को लेकर, और इसी चिंता में, इसी परेशानी में बच्चों को अपनों से दूर कर देते हैं। जब बच्चे अपने परिवार से, अपने घर से दूर होते हैं, तब वो भी पहली बार घर से निकले होते हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे होते हैं। माँ बाप भी इधर चिंता में होते हैं, कभी बच्चों के साथ में क्या गलत हो जाए, क्या नहीं हो जाए, इसको लेकर के अक्सर चिंता लगी रहती है। लेकिन उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए रास्ता अगर आपको अपने शहर में ही मिल जाए, या उसकी तैयारी करने के लिए आपको अपने शहर में ही ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो आपको बच्चों को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बांसवाड़ा अब धीरे धीरे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। बांसवाड़ा में एजुकेशन को लेकर के नई चेतना जागृत हुई है, नया विश्वास जागा है, और उसी को लेकर के कई तरह के इंस्टीट्यूट यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाने के लिए शुरू किए गए हैं। और इन इंस्टीट्यूट में वही आपकी ऑल इंडिया लेवल की तैयारी और अच्छे टीचर्स के साथ में तैयारी होती है। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिला अब अपना एक नाम बनाता जा रहा है, और इसमें शिक्षा को लेकर के काम करने वाले लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में बांसवाड़ा में एक नया इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जिन्होंने बांसवाड़ा को एक नया दृष्टिकोण दिया, बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोला। वो रास्ता क्या है, वो इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे बच्चों को हम यहाँ रख सकते हैं, कैसे तैयारी करवा सकते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन सब सवालों के जवाब आज हमको मिलने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट होंगे एक एजुकेटर, एक मोटिवेशनल स्पीकर नंदन भट्ट। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके सफ़र के बारे में, और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी ज़िंदगी में काम आ सके। तो आज हमारे साथ में है भट्ट जी, और आपने जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को नए इनोवेशन सिखाने के लिए, और बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीबीसी राजस्थान के स्टूडियो में। तो नंदन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके जीवन की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से है आपका परिवार, एजुकेशन कहाँ हुई, अपब्रिंगिंग कहाँ हुई आपकी? जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को आगे कुछ गाइड करने के लिए। तो मेरा जन्म स्थान सर झारखंड का मैं मूल निवासी हूँ, और बचपन से ही मेरा रहना सहना दिल्ली में रहा। वहीं मेरी पढ़ाई हुई, स्कूली एजुकेशन मेरी वहीं से हुई, वहीं से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और धीरे धीरे फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ साइड में टीचिंग का भी मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में। तो मुझे खुद भी नहीं पता चला कि तो कब मैं आपके साथ जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो उन बच्चों का जो है वो आपके मैथ्स को लेकर के कैसा एटीट्यूड था, या कैसा जो है रिस्पॉन्स था? मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी अच्छा था। तो होता है ना कि कोई एक होशियार बच्चा होता है क्लास में, तो उसके जो दोस्त होते हैं, है ना, जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, तो वो हमेशा उस बच्चे से कुछ ना कुछ हेल्प लेते रहते हैं, कि वो टीचर के पास नहीं जाते हैं, वो अच्छा। अपने कलीग के पास जाते हैं। तो मैं उनकी मदद करता था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी मम्मी पापा, हम 4 भाई हैं, एक सिस्टर हैं, एक काफ़ी बड़ा परिवार है, अच्छा। और सब दिल्ली में ही रहते हैं। फादर तो क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, अभी तो
गांव में सेटल हो गए हैं और एग्रीकल्चर देख रहे हैं। अच्छा, तो आप इतने भाई बहन हैं, पापा की प्राइवेट जॉब थी दिल्ली में, वहाँ पे आप दिल्ली जैसे शहर में आप पढ़ रहे थे, तो कितना मुश्किल रहा सर्वाइव करना? ज़रूरतें पूरी हो जाती थी या कुछ दिक्कतें आई? देखिए सर, क्या होता है कि इतना बड़ा परिवार और फैमिली में पिताजी की इतनी बड़ी नौकरी नहीं थी, इतना ज़्यादा इनकम नहीं था। जीवन बचपन से काफ़ी संघर्ष में बीता और हम सभी भाई बहनों में पढ़ाई लिखाई में सबसे होशियार मैं था। तो पिताजी भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतनी उनकी एजुकेशन नहीं थी कि वो प्रॉपर गाइड कर सकें। तो जहाँ मुझे जितना समझ में आया, जितनी जानकारी मिली, आसपास के लोगों से जितनी जानकारी मिली, उनमें मैं जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई मैं पढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया और मेरे फैमिली में जितना कर सकते थे। तो बहुत मुश्किलों में भी था। 11वीं 12वीं में सर मैं अपनी ट्यूशन नहीं ले पाता था। उस अच्छा। समय 500 रुपये पर सब्जेक्ट का ट्यूशन होता था, फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। तो वो ट्यूशन भी नहीं ले पाता था मैं। तो उसके आपने लिए कहाँ से किया ये 12वीं? मैंने सर दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और वहाँ उन स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो 10वीं तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल जो घर के पास में ही था। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने अपना दरियागंज में एक स्कूल है, जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने 12वीं की पढ़ाई की अपनी। और फिर उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप भी लिया और मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं कर सकता था। मेरी फैमिली में इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं था कि मुझे कोटा भेज देते आईआईटी की तैयारी करने के लिए, और कोई ऐसी गाइडेंस भी नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं बहुत सारे आईआईटीएन बना चुका हूं मैं, बट उस समय मुझे नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है। हम्म। तो बस ये था, बच्चों से मैंने सुना था कि टफ क्या होता है, मतलब वैसी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था। तो जो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे जो चुनते हैं, तो वो मुझे बताया कि आईआईटी सबसे टफ होता है। तो मैंने टफ को चैलेंज किया, आईआईटी की तैयारी करूंगा। तो फिर ये आईआईटी में जाने का आपको इंस्पिरेशन किससे मिला? मैंने आपको बताया सर कि मैं मैथ्स में अच्छा था और फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहा था। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, हम्म। आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आप उसको चुनते हो। तो सरकमस्टांस क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें उस समय, क्या आप सबसे ऊर्जावान होते हैं हम्म। तो आपके सामने इम्पॉसिबल चीज भी जो होती है ना, आप प्रैक्टिकल चीजों को भूल जाते हो। अच्छा। आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं फॉलो करते हो और आप फॉलो करते हो अपने जुनून को, हम्म। कि मेरे को अगर आईआईटी करना है तो आईआईटी करना है, बाकी सरकमस्टांस क्या है क्या नहीं है, इट डजंट मैटर। तो और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो मेरा गया? आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ सर। मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। 1 साल ड्रॉप किया, खुद से सेल्फ स्टडी की। हम्म। किताबें लेकर आया, दरियागंज में काफ़ी सारी किताबों का हाँ मार्केट बिल्कुल, है, नई सड़क में मार्केट सड़क है। पे मिल जाती है। हाँ, तो वही किताबें पढ़ता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था मैं। और हम्म। इस तरीके से मैंने दिल्ली का आईपी यूनिवर्सिटी होता है किसी ने कहा भी है जी कि शराब तो बिकती है बड़ी दुकानों में जी, और किताबें बिकती हैं शहर के बिल्कुल चौराहों में। आप दिल्ली जाइए और देखिएगा कि दिल्ली गेट यानी बिल्कुल लाल किले से दरियागंज में लेके बिल्कुल दिल्ली एकदम गेट तक थप्पियाँ लगी हुई है पूरी। किताबें बिल्कुल रोड पर पड़ी रहती हैं। और अच्छी अच्छी किताबें, मतलब इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, एमबीबीएस की, जी, सारी के सारी। बस उन्हीं पुरानी किताबों से सर मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की, हम्म। जो भी अपनी मैथमेटिक्स की जो स्किल डेवलप किया मैंने, वहीं से किया मैंने। तो फिर जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे जी और इंजीनियरिंग करने के दौरान आपने सोचा था कि कभी मैं कोई कंपनी शुरू करूंगा, या मुझे क्या करना है? क्या लक्ष्य रहा उस समय आपका? सर, इंजीनियरिंग के दौरान भी, क्योंकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ाई की ना, तो उसकी फ़ीस भी लगभग 1 लाख के आसपास होती है और फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो अब उस फीस को देने के लिए जो पेरेंट्स के पास, मेरी माता जी के पास केवल 50,000 रुपये डिपॉजिट थे, वो दे दिया। बट रेस्ट ऑफ द अमाउंट इंतजाम करने के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। अच्छा। तो मैं उस समय ट्यूशन भी, क्योंकि मेरे पास वही स्किल थी, पढ़ने में अच्छा था, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के इनकम जनरेट करता था और धीरे धीरे मैं वहाँ फीस देता था। सेकेंड ईयर तक एजुकेशन लोन भी मिल गया मुझे। हम्म। अब बट फिर भी कुछ अमाउंट ड्यू की वजह से थोड़ा सा संघर्षों में इंजीनियरिंग भी था। बट इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग के और टच में आता गया। अच्छा, ऐसा कह एक सकते हैं। एजुकेटर बनने का सफर मतलब आपका वहां से हाँ शुरू हाँ हुआ? हाँ हाँ। तो ऐसा होता है कि जब आप, है ना, किसी सरकमस्टांस की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला कि यही मेरे पास स्किल है और हम्म। इसी में मुझे आनंद आ रहा है। समय का नहीं पता चल रहा, यही मेरा प्रोफेशन है। और उस समय धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हो गया, जैसे आनंद कुमार जी हम्म। सुपर 30 चलाते हैं। तो फिर एक समय आया जब मैंने सोच लिया कि अब मुझे इंजीनियरिंग के बाद कहीं किसी कंपनी में जॉब नहीं देखनी है, मैं आनंद कुमार जी जैसा
एडुकेटर बनना चाहता हूँ और बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी। तो इस तरीके से कहते हैं ना कंप्लीटली कि अब आप एक हाँ, एडुकेटर हैं, एक टीचर हैं, इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो जब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और उसके बाद में फिर आपने कैसे जो है वो काम किया? क्या सोचा, क्या नया करना है, किस दिशा में जाना है? इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद क्योंकि खुद से लगा कि मैंने ज़्यादा समय इंजीनियरिंग में नहीं दिया, तो पढ़ाना कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया, अपनी कोचिंग भी चला रहा था। मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया, पार्ट टाइम हुँ, ज्वाइन किया, बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आपकी सोच काफ़ी बड़ी होती है तो आप वहाँ रुकते नहीं हो। और मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया और फिटजी जैसे इंस्टीट्यूशन, आकाश जैसे इंस्टीट्यूशन, एलन जैसे इंस्टीट्यूशन, इनको सर्च किया कि यहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें सर्च की और इस तरीके से मैं आकाश इंस्टीट्यूट तक पहुँचा। अच्छा। और आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और फिर वहीं कहाँ, से दिल्ली मेरा, में ही? नहीं दिल्ली में भी कुछ समय तक पढ़ाया मैंने और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में मेरा काफ़ी सारा वक्त बीता। अच्छा, जबलपुर ब्रांच में मेरा काफ़ी समय तक मैंने पढ़ाया और फिर उसके बाद एमपी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया। स्टार्ट किया था मैंने 8, 9, 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसमें नेशनल लेवल के कुछ ओलंपियाड एग्जामिनेशन होते हैं, तो उन एग्जामिनेशन के लिए मैं बच्चों को ट्रेन करता था। धीरे धीरे फिर इंजीनियरिंग एंड फिर यहाँ तक मैं पहुँचा। तो कितने साल काम किया आपने आकाश? लगभग 10 से 12 साल हो गए सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा। आकाश इंस्टीट्यूट में मुझे 9 साल हुए हुँ, और बाकी तो उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था, जैसे कि तो मैंने फिर ये बताया। जब आप एजुकेटर थे, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर ये रोबोटिक्स का, ये iQuark का आइडिया कहाँ आया आपके अंदर? अ, मैंने आपको सर बताया कि जब सोच बड़ी होती है ना तो आप रुकते नहीं हो। हुँ, तो जैसे कि मैं वहाँ भी दिल्ली में भी अपनी कोचिंग चला रहा था, स्कूल में भी पढ़ा था, मैं वहाँ रुका नहीं। और जो सबसे कहते हैं ना, एक क्वेश्चन वापस मैं वहीं लेके जाऊँगा कि आपने आईआईटी क्यों चुना? तो मैंने कहा कि जो टफेस्ट होता है वो चुनूँगा। पढ़ाने को लेकर जो सबसे बढ़िया जो चीज़ नज़र आ रही थी, अनंत कुमार जी को देखा, फिर एलन आकाश इंस्टीट्यूशन को देखा पढ़ाने में। और इसी प्रकार से जब हम आकाश में इतनी लंबी जर्नी हुई तो उसके बाद लगा कि नहीं, इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है, हुँ, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो मैंने रिज़ाइन किया और फिर उसके बाद कुछ कलीग ने मुझे बांसवाड़ा के बारे में बताया कि ये राजस्थान का साउथ पॉइंट है और काफ़ी इंटीरियर में है और बड़े शहरों से कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर एजुकेशन जो है, ज़्यादातर बच्चे बाहर माइग्रेट करते हैं एजुकेशन के लिए। इवन इन हेल्थ में हुँ, भी हम देख रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ। तो हमने यहाँ सर्वे किया, अगर देखा कि 10th के बाद बच्चे साइंस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, काफ़ी स्कूल में छोटी छोटी जगह पर अपन गए और हुँ, देखा हमने। तो इस तरीके से ख्याल आया कि बांसवाड़ा एक ऐसी जगह पर है जहाँ जहाँ पर हम एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हुँ। इस तरीके से सर दिमाग तो में आया। आपके साथ कितने लोग थे जिन्होंने मिलकर के ये शुरू किया? पूरी एक टीचर की टीम है सर, अच्छा। जिसमें आईआईटीएन भी है, एनआईटी से भी पास आउट हैं, हुँ, काफ़ी मतलब एडुकेटर हैं जो साथ में मेरे हैं, जो इस iQuire को सपोर्ट करते हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा। बाहर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। कह सकते हैं कि मेरे इस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट टीचर्स की टीम है हुँ, सर। तो कितने शहरों में है ये iQuark? iQuire जस्ट बांसवाड़ा से सर ओरिजिन हुआ है इसका। अच्छा। जी, ये पहला सेंटर iQuire इंस्टीट्यूशन जो हमारी विचारधारा, हमारे पढ़ाने के तौर तरीके, जो हमारा विज़न है उसको मतलब लेकर। यहाँ से अब इसको आगे ले जाने जी, के लिए। यहाँ से हम उसको आगे लेके जाएँगे। सबसे पहला हमारा गोल तो देखिए बांसवाड़ा को में कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट है सर, हुँ। तो वो प्रोजेक्ट पहले बांसवाड़ा में हमने स्टार्ट अभी किया है। आपने माइग्रेट वाली बात की, तो ये वाक़ई में बांसवाड़ा का एक दुर्भाग्य रहा है कि बच्चे एजुकेशन के लिए यहाँ से माइग्रेट करते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, चाहे वो कोटा, सीकर जैसी जगह हो, वहाँ तैयारी करते हैं, एमबीबीएस की हो या इंजीनियरिंग की हो। ऐसे ही जो है वो बड़ौदा, गुजरात, अहमदाबाद या दूसरे शहरों में जाकर के तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चों को बांसवाड़ा में ही रह कर के तैयारी कर पाएँ, इसको लेकर के क्या योजनाएँ हैं आपकी? देखिए सर, होता क्या है कि आईआईटी या नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी है, 12th के बाद ये एग्ज़ाम्स होते हैं और इनमें जो सिलेबस आता है वही 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस आता है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हाँ, जो पूरा 11वीं में। एनसीईआरटी का ही बिल्कुल, बिल्कुल। रहता है। आईआईटी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एनसीईआरटी से, बट नीट का सिलेबस आप कह सकते हैं 80 से 90% बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो जो बच्चे केवल न्यूज़पेपर में देखकर वो जो टॉपर्स के रिजल्ट्स होते हैं, टॉप 100 में आने वाले, टॉप 10 में आने वाले, उनको देखकर है ना, जो एक ट्रेंड सेट हो रखा है, तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमने ये विचार किया कि इन बच्चों को हम अगर यहीं पर वही उसी प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वही एक्सपर्ट टीम जो एलन में पढ़ा रही है, कोटा में या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में बिग सिटीज़ में पढ़ा रही है, वही यहाँ पर आकर बच्चों को गाइड कर सकती है। और एक स्मॉल बैचेस में बाहर जाते हैं, शहर में 100-100 200-200 बच्चों का बैच होता है, और वो जो एक स्टूडेंट देख कर जा रहा है कि 10-12 बच्चे जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट सर कभी भी ना, मतलब वो 100-200 के बैचेस में नहीं आते हैं। तो मेनली एक बच्चे का जो परफॉर्मेंस हो सकता है ना, वो तभी होता है जब वो टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट होता है। तो मैं इसमें ये भी सजेशन बच्चों को गाइड करना चाहूँगा कि बच्चे टॉप नेशनल रिजल्ट्स को ना देखें, आप अपनी पोजीशन को देखें। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, आपको कोई टीचर्स टाइम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, उसको देखते हुए इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन हाँ, क्योंकि करना कई चाहिए। बार मैं भी सोचता हूँ इन इंस्टीट्यूट के जब रिजल्ट आते हैं जी और अखबार में जब आप विज्ञापन देखते हैं, तो आज हम देखेंगे इंडिया में अगर लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है वो एमबीबीएस की सीटें हैं, जी गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला करके, जी। और लगभग इतनी ही इंजीनियरिंग की है। हम्म, और आज लाखों बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा करके, बड़ी बड़ी जगहों पे जा करके, और इतने बच्चों को ही जो है वो करीब लाखों में बच्चे जाते हैं। तो बाकी बच्चों का होता क्या है, बाकी बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे बच्चों को माँ बाप सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो अपने सपने भी बच्चों पे थोप देते हैं, जी चाहे उसकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं है। जी जी जी। तो उस चक्कर में भी जो है वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम माँ बाप के सपनों पे खरा नहीं उतरे। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, हाँ। तो अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में कई बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप ले लेंगे। जी जी जी। ठीक है, ड्रॉप लेकर के चलो इस बार हमने जो है वो पहली बार हाँ खाली एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम दे दिया, जी अब हम अच्छे से तैयारी करके देंगे। जी। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं जो वो घर से दूर हो जाते हैं, हाँ परिवार से दूर हो जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेके पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है, इसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों को सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नीट एग्ज़ामिनेशन क्या है। तो नीट एग्ज़ामिनेशन एनटीए एक जस्ट एक स्कोर कार्ड देती है हमें, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 11वीं 12वीं का सिलेबस कितना आता है, उसके बेसिस पे बच्चों को एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेजेस हो गए, बीडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, इस तरह के जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें आपको कॉलेज मिलता है। तो मेनली बच्चों को ये देखना है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में अपन जो देख रहे हैं, राइट टाइम होता है कि बच्चों को 11वीं 12वीं में जब पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, उस समय बच्चों को प्रिपरेशन करना चाहिए। या फिर जो स्टूडेंट 11th एंड 12th में टोटली फोकस करना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करता हूँ, तो वो भी फुल टाइम अपना 1 ईयर इस डेडिकेटेड प्रिपरेशन में दे सकते हैं। इससे उन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और अच्छा भी हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी, बाकी फील्ड भी अपने आप में काफ़ी है ना इजिली, मतलब बीडीएस की भी बात करें, बीएमएस की भी बात करें, आयुर्वेदा की फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है। तो बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा कहाँ सीख सकते हाँ हैं। बिल्कुल, अभी आज की तारीख में अगर देखें तो आयुष मंत्रालय जो है वो इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट भी कर रहा है, जी चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जी। और दूसरी हो। और अब तो लोग आयुर्वेद की तरफ कोरोना काल के बाद में जो है वो ज़्यादा हाँ आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। एलोपैथ से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहते हैं, जी जी सिक्योर दवाइयाँ चाहते हैं। ये जो तैयारियां होती हैं, या ये जिस तरीके से बच्चों को इसके लिए प्रिपरेशन करानी होती है, तो क्या आवश्यकता होती है इसके लिए, काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चा मेंटली उसके लिए तैयार नहीं है, हम्म। लेकिन माँ बाप के प्रेशर में वो जो है वो उन चीज़ों में चला जाता है, तो उसका समय और करियर तो बर्बाद होता ही है, वो नई चीज़ें सीख नहीं पाता, जी। नई चीज़ें कर नहीं पाता, जबकि करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। हाँ तो इसके लिए आप क्या समझते हैं, कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है? देखिए सर, ये जो जर्नी है काफ़ी टफ जर्नी है। अब इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स के साथ बच्चे का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि एक क्राउड बैच जो चल रहे हैं, उसमें बच्चों का कनेक्शन ना ही पेरेंट्स के साथ हो पा रहा है, ना ही टीचर्स के साथ हो पा रहा है। अब 100-200 बैचेस में डेली वो टीचर से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता है। तो जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग बांसवाड़ा में आए हैं स्मॉल साइज बैचेस को लेकर, और यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है, ये इसी चीज़ का काम करेगा सर, कि हर एक बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है। तो वो 2 साल में कितना पढ़ रहा है, उसमें डेली क्या चैलेंजेस फील कर रहा है, वो टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है और अपनी समस्याओं को बताता है, और डेली पेरेंट्स से मिलते हैं क्योंकि घर पर ही रह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो ऐसे केस में बच्चा तनाव मुक्त होकर अपने आप को पहचान पाता है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो अननेसेसरी ना पेरेंट दबाव बनाते हैं, ना ही टीचर्स दबाव बनाते हैं, और बच्चे की जो अपनी स्ट्रेंथ है, बच्चे का जो अपना पोटेंशियल है, वो डेली उसको समझ में आ रहा है, डेली उसको अपना फीडबैक मिल रहा है, वो फीडबैक पेरेंट्स को भी मिल रहा है। तो इससे पेरेंट्स अननेसेसरी बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाएंगे। किसी बच्चे के अगर नीट की टेस्ट सीरीज में माना कि हमारा बच्चा हमारे पास ड्रॉप में पढ़ रहा है और हमने कुछ सिलेबस कराया, उसका टेस्ट लिया, 720 में से उस बच्चे के अभी 300 अगर स्कोर आ रहे हैं, तो पेरेंट्स कम से कम ये तो नहीं उस पर प्रेशर बनाएंगे कि 720 में से भाई 650 लेकर आओ, 700 से ऊपर लेकर आओ। पहले मतलब डेली आप अपने बच्चों को पहचान रहे हैं, है ना। अब बच्चा दूर है आपसे और रिजल्ट उसका आ नहीं रहा है, वो प्रेशर में है, कैसे कैसे डिस्कशन करे, पेरेंट्स ने इतना खर्च करके बाहर भेजा है, तो एक अलग ही प्रेशर रहता है, पेरेंट्स पे भी रहता है और बच्चों पे भी प्रेशर रहता है। आपने खर्च की बात की, तो ये जो कोचिंग्स जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत पैसा लगता है, वहाँ की फ़ीस भी जो है वो इतनी बड़ी होती है। उसके अलावा बच्चों का रहना, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे हम उस लेवल से कितना अफोर्डेबल जो है वो कॉस्ट दे रहे हैं, या किस तरीके से हम जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ ज़्यादा हैं, तो उन लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? लगभग 1/3 कॉस्ट बांसवाड़ा में तैयारी करने की है। अच्छा। और उसी एक्सपर्ट टीम के साथ जो कोटा में हम देख रहे हैं, यानी कि अगर अपन बात करें कि एक बच्चा मेडिकल के लिए 2 साल वहाँ पढ़ाई करता है, तो उस बच्चे का खर्च लगभग 4 से 5 लाख रुपए हो जाता है। यहाँ पे वही फीस 1,50,000 तक में हो जाता है, या उससे भी कम हो जाता है सर। जैसे बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, तो काफ़ी मतलब फीस में आपको वेरिएशन मिल जाता है। और नीट ड्रॉपर के लिए तो हम लोगों ने यहाँ के बच्चों को और ज़्यादा अवेयर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए फीस का रेंज और कम रखा है सर हमने। अच्छा। हमने इवन लास्ट ईयर मैं जुलाई अगस्त में आया था, उस समय भी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, बट फिर भी हमने 50,000 में नीट ड्रॉपर के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की थी। और इस ईयर भी ये फीस हम 50,000 ही रख रहे हैं। और आपके न्यूज़ चैनल से मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि आज से इस कोर्स की फीस 40,000 10 दिन तक रहेगी। अच्छा। 10 दिन तक बच्चे 40,000 में 1 ईयर का नीट ड्रॉपर की तैयारी कर सकते हैं। यानी जिस चीज़ की फीस अगर बाहर कहीं जाकर बच्चा पढ़ाई करता है, तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में फीस स्ट्रक्चर रहता है और रहना खाना अलग रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बांसवाड़ा के बच्चों के लिए। अगर आप भी जो है वो अपने घर पे ही रह करके जो है नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या ड्रॉप लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है संपर्क कर सकते हैं और अपना जो है वो करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। और दूसरे जैसे करियर ऑप्शन की हम बात करें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही कोई 10वीं बोर्ड में बच्चा अच्छे नंबर लाया, या 10वीं में जो है अच्छे अंक प्राप्त करके, और जब कोई सवाल पूछता है कि क्या बनना है, तो ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही बात होती है। जी जी। तो क्या करियर के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आप रोबोटिक्स वगैरह चलाते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या अभी के दौर में जो जो नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं जो बच्चे इस फील्ड में देख सकते हैं? देखिए सर, 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए हमारी कोचिंग में हम लोग रेगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश, इनके साथ साथ हम लोग बच्चों को रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों का मतलब मेंटल एबिलिटी, तार्किक शक्ति बढ़ाई जा सके। और साथ ही रोबोटिक में एआई कोडिंग बच्चों को, जो कि हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो चीज़ों को अडेप्ट कर चुके हैं, तो ये भी हम सिखाने का काम कर रहे हैं। आफ्टर 10th जब बच्चे सब्जेक्ट्स चुनते हैं, तो उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन बहुत सारे हैं। बट डॉक्टर और इंजीनियर क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ने वाले बच्चों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चा क्या करता है साइंस के सब्जेक्ट्स को लेकर, और क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, ज़्यादातर बच्चा उधर जाने की कोशिश करता है। अब आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कहीं से भी जाके बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करेगा, और वहाँ जाने के बाद भी इंजीनियरिंग में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है सर। और वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वहाँ पे वो कोडिंग भी करना सीखता है, वहाँ पे आर्किटेक्चर भी बनना सीखता है, सिविल इंजीनियर भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। एंड इसके अलावा मेडिकल में भी जैसे हम बात कर रहे थे कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। बच्चा अगर लगता है कि मैथ साइंस में वो इतना अच्छा नहीं समझ पाता है, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, सीए का, कंपनी सेक्रेटरी का, अकाउंटिंग का,
बहुत सारा स्कोप है। एक एक्चुअरी प्रोफेशन भी होता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है, इसी प्रकार से एक एक्चुअरी प्रोफेशन भी है। जो बच्चा कॉमर्स में मैथमेटिक्स अच्छा है बट वो साइंस की फील्ड में नहीं जाना चाहता है, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा एक्चुअली जैसे प्रोफेशन में भी जा सकता है, जिसका हमारे देश में तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आ रहा है, बट धीरे धीरे आने वाले समय में जरूर आएगा। बट फॉरेन कंट्रीज़ में एक्चुअली का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। सिमिलरली अगर बच्चों को साहित्य में, लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट साथ में धीरे धीरे टेक्निकल पार्ट अपना जरूर साथ में लेके चले। और टेक्निकल पार्ट लेने के लिए जरूरी नहीं है आपको किसी डिग्री की जरूरत है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं सर। ऑनलाइन इतना मतलब तेजी से रिवॉल्यूशन जा रहा है कि बच्चा किसी भी फील्ड में अगर जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो फ्री में बैठ के सीख सकता है। आपको केवल सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं इकट्ठा करना है, आपको स्किल्स बढ़ाना है। जिस दिशा में जो चीजें आपको समझ में आ रही है कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उसे ऐड करो अपनी स्किल्स में। जीवन में हर जगह काम आएगा और अब किसी भी स्किल को आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही नंदन जी ने कि आप देखो, हम जब पढ़ना सीखना दोनों बात करते हैं ना, तो पढ़ना तो हो गया कि जो किताबें हैं, जो मटेरियल है आपके सामने, आप उसको पढ़ रहे हो, लेकिन आप उससे सीखे कितना, सबसे बड़ी बात ये होती है। और सीखना जो है वो जीवन भर चलता रहता है। अगर आप एक डॉक्टर भी बन जाए तो भी आपको नए नए इनोवेशन क्या हुए, नई नई दवाइयाँ कौन सी आई, नई नई बीमारियाँ क्या आ रही है, उनके क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, उनके क्या जो है हल हो सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर्स भी सीखते रहते हैं। इंजीनियर भी अपनी फील्ड में ऐसे ही जो है लगातार सीखते रहते हैं। तो पढ़ना एक चीज़ हो गई, सीखना एक चीज़ हो गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। आप लाइफ में कितना स्किल्ड है उसके ऊपर आपका करियर डिपेंड करता है, उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, जब हम बच्चों के करियर की बात करते हैं, तो आप बांसवाड़ा में आए, बांसवाड़ा में लगभग 1 डेढ़ साल आपको हो गया। आपने इस 1 डेढ़ साल में क्या अनुभव किया बांसवाड़ा को लेकर के, और आपको लगता है कि क्या और होना चाहिए या क्या बदलाव होने चाहिए, या पेरेंट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनसे आप मिले होंगे, बात की होगी, उनकी क्या सोच है, क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए सर, अगर मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो एक वर्ग तो ऐसा है जो काफ़ी अवेयर है, काफ़ी कुछ चीज़ों को जानते हैं, आगे हर एक करियर ऑप्शन कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है जानता है, और वो जनरली ज़्यादातर अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं सर। बट एक बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा क्राउड ऐसा है जिनको चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बहुत डिटेलिंग में नहीं पता है, ऊपर ऊपर से चीज़ों के बारे में पता है। जैसे कई बार मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ और उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर मुझे डॉक्टर बनाना है तो शायद सीकर भेजना पड़ेगा, कोटा भेजना पड़ेगा, जयपुर भेजना पड़ेगा, उदयपुर, बाहर भेजना पड़ेगा और बहुत पैसा लगता है। तो मेनली क्या है सर कि यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। और दूसरा, जैसे एजुकेशन में अगर हम स्कूल की भी बात करें, जैसे हिंदी मीडियम के काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों में बच्चा 12वीं कर ले रहा है बट उसको कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन भी अभी नहीं आ रही है, बट उसको नीट की तैयारी करनी है। मेनली क्या है कि बच्चा जिस भी क्लास में है उस क्लास के सब्जेक्ट को, उस क्लास के सिलेबस को उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेरेंट भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसमें हेल्प नहीं कर पाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो चीज़ों को उस तरीके से हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। तो मेनली और भी एडुकेटर्स की ज़रूरत है बांसवाड़ा में, और अच्छे एडुकेटर्स की ज़रूरत है बांसवाड़ा में। तो ये जैसे जो माहौल अभी इन दिनों बन रहा है शिक्षा को लेकर के, बांसवाड़ा को एक समय तो जो है वो काला पानी कहा जाता था। धीरे धीरे अब बांसवाड़ा डेवलप की ओर जा रहा है। शिक्षा को लेकर के खास करके ठीक अच्छा काम हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी काम हो रहा है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, या जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, या उनको जिस तरह से ग्रो अप किया जा रहा है, आप इतने बच्चों से मिले साल डेढ़ साल में, आपको क्या लगता है कि उनका मानसिक स्तर कितना है, या मेंटल स्तर जो है वो उस लेवल का है कि वो तैयारी कर पा रहे हैं, या उनको और मोटिवेट करने की ज़रूरत है? सर बच्चों में ना, मैं अगर बात करूं उनके मेंटल लेवल का और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, तो सर लगभग 90% स्टूडेंट ऐसा है जो आपको रिपोर्ट कार्ड में उनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बट कहते हैं ना, स्किल्स की बात की थी हमने, तो सर जो पढ़ाई है, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स अगर आ रही है तो सर वो एक स्किल है। तो कहने को उसके नंबर बहुत अच्छे हैं बट उसके अंदर मैथ्स को सीखने की स्किल नहीं है, साइंस की स्किल्स नहीं है उसके पास। और तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है सर, बच्चे को ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उसको सिखाने के लिए वो एक अच्छे टीचर्स, वो बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है।
तो मेनली मैं कई सर यहाँ पर ना हॉस्टल्स में भी मैंने विजिट किया है, जो ट्राइबल्स के लिए यहाँ पर छात्रा है ना, हॉस्टल्स छात्रावास। चल रहे होते हैं, छात्रावास चल रहे होते हैं। वहाँ जाकर मैंने बच्चों से बात की और मैंने कहा मैं वीकेंड पे आप बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा। बट होता क्या है, सैटरडे संडे जनरली वो बच्चा क्या करता है, घर चला जाता है। हम्म। घर चला जाता है, घर में खेती एग्रीकल्चर के बहुत सारे काम हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर ना एक मतलब एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, ठीक है समय मिल गया तो पढ़ लेंगे। एक प्राथमिकता की तरह करियर नहीं की तरह देखते जो हैं। है वो हाँ, उसको। एक प्राथमिकता की तरह नहीं देख रहे हम्म। हैं। तो और ये कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। आप या हम अगर है ना, हम हमारी अच्छी एजुकेशन है, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, तो हम पढ़ाई को लेकर काफ़ी प्राथमिकता रखते हैं कि पहले पढ़ाई करेंगे, बच्चा है अभी पढ़ाई करेगा पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें करेगा। हम्म। तो मुझे लगता है अभी इस चीज़ की कमी है। कमी है। इसकी वजह से बच्चों में वो एजुकेशन का लेवल नहीं है और इसीलिए हम लोग काफ़ी छठी क्लास से बच्चों को भी एडमिशन ले रहे हैं और बच्चों को वहाँ से शुरू कर रहे हैं। शुरू कर आने वाले समय में सर मैं ये कहता हूँ कि हम बच्चों को जिस तरीके से उठा रहे हैं ना, छठी क्लास से उठा कर लेकर आ रहे हैं और मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स, रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में आईआईटी और नीट में यहाँ पर टॉप रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हम्म। तो हमने बिल्कुल रूट पे काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, क्योंकि मैं भी अक्सर देखता हूँ ना, तो कई बार जैसे स्कूलों के रिजल्ट आते हैं हाँ। तो टॉप 10 बच्चे जो हैं वो 90 अबोव हैं। हम्म। मतलब एक स्कूल में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से 10 बच्चे टॉप आए हैं हाँ। 90, तो उन बच्चों की काबिलियत है। हाँ। पढ़ाने की काबिलियत तब होती है जब वो 100 से के 100 बच्चे जो है वो 90 अबोव आते जी। जी। या जी। जो है वो टॉप में आते। बच्चों की काबिलियत है, टीचर्स ने उन पर ध्यान दिया। सारे बच्चे, मतलब कहने का मतलब ये सारे बच्चे जो हैं इक्वल नहीं होते, जैसे पांचों उंगलियां हमारी हाथ की इक्वल नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको करियर के बारे में बताते हैं तो तरह तरह के बच्चे आपके पास आते होंगे। हम्म। तो उन बच्चों को इस लेवल पे लाने के लिए या उस कैटेगरी में डालने के लिए आप लोग क्या मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशो, यानी कि कितने स्टूडेंट को कितने टीचर देख रहे हैं, तो वो रेशो इजीली मेंटेन करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि जैसे क्या टीचर आया हुआ है हमारे पास पढ़ाने के लिए और एक टीचर पे जिम्मेदारी बहुत सारे बच्चों पर है, हम्म। तो वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशो अगर सही रहेगा तो एक टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकता है। होता है क्या है सर, हर एक बच्चा अच्छा करना चाहता है, हम्म। पर उसकी मैथमेटिक्स और साइंस इतनी वीक है कि वो टीचर से पूछने से घबराता है। हम्म। तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं सर, ऐसे स्टूडेंट को, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास के सबसे पिछले वाले बच्चे से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, हम्म। तुम बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर वो आंसर में एक छोटी सी भी बात बताता है ना, तो 90% स्टूडेंट, 90% टीचर्स, हमारे टीचर क्या करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, देखो आप यही बोलना चाह रहे हैं, आप यही बोलना, इस प्रकार का एनकरेजमेंट चाहिए। हम्म। तो अगर हर एक बच्चों को, चाहे वो बच्चा एवरेज है, वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है, अगर आपने उसको इतना एनकरेज कर दिया ना सर, वो बच्चा अगर ठीक है 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर से चीज़ों को ना देखें, बट उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, प्रोसेस को भी अगर आप है ना प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज देते हैं, तो हर एक बच्चा अच्छा कर सकता है। तो मार्क्स कोई पैरामीटर नहीं होता सर, है ना। और 90% से ऊपर लाना, सबसे पहले तो हमें ये सोच बच्चों के दिमाग में हटानी पड़ेगी और उन्हें समय देना पड़ेगा कि आप समय लेके सीखो। ये नहीं कि एक टाइम ड्यूरेशन में इतनी देर में आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है, फिर वो बच्चा सीख नहीं सीख पाता नहीं है। पाए। तो आप कुछ मैसेज देना चाहें बांसवाड़ा के बच्चों को, पेरेंट्स को? इसमें मैं ये कहूँगा सर, देखिए कि जो एक क्राउड सिर्फ वो पोस्टर बॉय को देखते हुए चुनते हैं, इंस्टीट्यूशन या स्कूल चुनते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रोसेस को देखें, आप देखें कि आपका लेवल क्या है, आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको टीचर समय दे पाएंगे नहीं समय दे पाएंगे, पढ़ाने वाले टीचर की एक्सपर्टीज़ क्या है, पढ़ाने वाले टीचर का एक्सपीरियंस क्या है। बाकी के ब्रांडिंग को, प्रमोशनल ब्रांडिंग को ना देखें और आपको टीचर टाइम दे पा रहे हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को चुनें। और आईक्वायर इंस्टीट्यूशन इसी तर्ज पर चल रहा है सर, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत कुछ हम नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए तौर तरीके जो हमने बाकी देश भर की ब्रांचों से सीखा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा नंदन जी आपसे बात करके। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी एक सवाल है, हल होता हो तो कर। ज़िंदगी एक सवाल है, हल होता हो तो कर। आज का मौका है वरना कल होता हो तो कर। और दिल दिमाग सब लगाना पड़ेगा तुझे, वरना औरों को देख नकल होता हो तो कर।
वरना औरों को देख नकल होता हो तो कर। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आप व्यक्तिगत रूप से हमसे कुछ जानना चाहते हैं या नंदन जी से कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। आप इस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और आपके सवालों के हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत कार्यक्रम में, किसी और शख्सियत के साथ में। जानने की कोशिश करेंगे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी ज़िंदगी में काम आ सकें। तब तक दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार।